तो गठबंधन सरकार अग्निवीर पर अग्नि परीक्षा, सियासी तकरार। अब गठबंधन की सरकार यानी कि पीएम मोदी की सरकार को अग्निवीर पर अग्नि परीक्षा देनी है। 9 जून को शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले सहयोगी पार्टियों ने शर्तों के साथ अपनी बात को रखना शुरू कर दिया है। हालांकि शर्तें खुलकर अभी रखी नहीं जा रही है, लेकिन आवाज उठ रही है धीमे धीमे। जेडीयू ने अग्निवीर स्कीम के मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। अग्निवीर योजना और उसकी समीक्षा की बात अब सियासी सवाल खड़ा कर रही है। बात सिर्फ अग्निवीर योजना तक सीमित नहीं है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के मुद्दे पर भी बीजेपी पर समीक्षा का जिक्र बयानों के जरिए किया जा रहा है। वहीं जेडीयू ने ना तो खुलकर कभी इसका समर्थन किया और ना ही विरोध किया। अब भी पार्टी उसी स्टैंड पर कायम है यूसीसी को लेकर कि चर्चा होनी चाहिए। वहीं टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू गठबंधन से बाहर थे तो विरोध कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं जो देश के लिए हो वो ठीक है। मगर मसला अग्निवीर योजना को लेकर टिक गया है। इस योजना को लेकर अब समीक्षा का जिक्र किया जा रहा है। जेडीयू के चेहरे हैं केसी त्यागी। उन्होंने क्या बयान दिया है वो देखिए। वो कह रहे हैं यूसीसी पर सभी स्टेक होल्डर्स को एनडीए साथ ले। यूसीसी के मुद्दे पर अग्निवीर योजना का बहुत विरोध हुआ और अग्निवीर का चुनाव में भी असर दिखाई दिया। यह जेडीयू कह रहा है। अग्निवीर की समीक्षा दोबारा होनी चाहिए, इसकी मांग की जा रही है। यानी सोचिए, जो समर्थन दे रहे हैं वो कह रहे हैं अग्निवीर योजना की समीक्षा हो, नए तरीके से सोचने की जरूरत है। जेडीयू कह रहा है कि बड़े तबके में इस योजना को लेकर असंतोष था और मांग एक बार फिर से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग। यही टीडीपी भी कर रहा है अपने राज्य के लिए, विशेष राज्य का दर्जा। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन बड़ा दिलचस्प सवाल यहां पर यह भी हो जाता है कि इन 10 सालों में जो 2014 से 2024 तक कई बड़े और कड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए, मगर अब मसला आ गया एनडीए का। 10 सालों में जो तमाम बड़े फैसले लिए उस पर सरकार जो है वो अड़िग रही। कई बड़े फैसले, और उनमें सबसे बड़ा फैसला था आर्टिकल 370 को खत्म करना। उस पर सरकार ने कहा कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम इस मुद्दे पर अड़िग रहेंगे। दूसरा, 3 तलाक कानून यानी कि ट्रिपल तलाक कानून, उस पर सरकार अड़िग रही। तीसरा, राम मंदिर निर्माण, एक देश एक टैक्स। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर भी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया था। एक देश एक टैक्स, अग्निवीर योजना, 1 रैंक 1 पेंशन, यह योजना है जिस पर सरकार ने कड़े फैसले लिए। विरोध के बावजूद सरकार अड़िग रही। महिला आरक्षण के साथ साथ सीएए को लागू करना, ये 10 साल के भीतर ऐसे बड़े और कड़े फैसले थे जिसको लेकर मोदी सरकार ने विरोध भी झेला, लेकिन फैसले पर अड़िग रहे। तो ऐसे में क्या सरकार के पास अब पूर्ण बहुमत नहीं है और एनडीए के सहारे 5 साल गुजारने हैं, तो अग्निवीर योजना क्या कदम पीछे खींचेगी सरकार? यूसीसी कदम पीछे खींचेगी सरकार? सीएए क्या कदम पीछे खींचेगी सरकार?
ये एक अहम सवाल है। अब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द गठबंधन का भविष्य भी टिका है। अब आते हैं गठबंधन के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, जिन दोनों के सहारे सरकार है, विशेष राज्य का दर्जा। पीएमएलए कानून में सुधार की मांग, नौकरशाहों का सेवा विस्तार हो यह मांग, लोकसभा का परिसीमन हो यह मांग यह भी कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र तय हो। यानी कुल मिलाकर अगर खबरों को देखें और समझें तो अग्निवीर योजना पर जेडीयू ने समीक्षा को लेकर वकालत की है। और एक और अहम खबर यह कि शपथ से पहले मंत्रालयों पर घमासान छिड़ा है कि भाई हमें यह मंत्रालय चाहिए। अब उसमें कई महत्वपूर्ण मंत्रालय, जिसमें गृह मंत्रालय तक शामिल है। गृह मंत्रालय जो अमित शाह बीजेपी के चाणक्य उनके पास रहा है। और टीडीपी बीजेपी सहमति बनाए एक कैबिनेट को लेकर इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। कौन क्या कहा है, विषय अब वो नहीं है। विषय अब ये है कि राष्ट्र मजबूती से बढ़ना चाहिए और एनडीए सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व मिल बैठकर काम करती है। ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। बाकी इश्यूज में हम वी आर ओपन फॉर नेगोशिएशन। इन केस देश का इंटरेस्ट में है तो हम बातचीत करके लार्जर इंटरेस्ट कंसिडरेशन करके जो अच्छा है वो करने के लिए हम तैयार हैं। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात। हम कौन सी सीट कौन से कारण से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यह भितरघात किया है, इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। कि अग्निवीर योजना को में नई तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नई तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। तो अग्निवीर योजना के साथ साथ ये वो तमाम बयान थे जिसमें यूपी में खास तौर पर पार्टी के भीतर भीतर घात का जिक्र तक किया जा रहा है। प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि भीतर घात हुआ, और वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की सरकार मजबूरी के साथ कदम ताल करने की बात। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, बीजेपी के युवा मुस्कुराते हुए चेहरे आपके साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आशीष मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, जेडीयू का चेहरा है, और साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत राजीव जी आपके साथ करना चाहूंगा। और राजीव रंजन जी उन चेहरों में से हैं जो बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखते हैं। राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। राजीव जी, मैं क्या सुन रहा हूं, अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा था, अग्निवीर योजना का इसका असर दिखाई दिया,
अग्निवीर योजना की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए और सरकार कदम पीछे खींचे। अभी तो सरकार बनी नहीं, आप लोग डिमांड रख रहे हो। डिमांड हमारी पार्टी कभी डिमांड नहीं करती है। और तिलक चावला जी, आपके शो पर हमने कई बार कहा भी है कि भारत में गठबंधन सरकार के जनक ही रहे नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस साहब। जिस एनडीए की सरकार आज बनने जा रही है, इस एनडीए के जनक रहे नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस साहब, और कन्वेनर रहे जॉर्ज फर्नांडिस साहब जब तक जीवित रहे। तो आज जो सरकार बनने जा रही है, इसकी शुरुआत की जड़ जो है नीतीश कुमार से निकलता है। तो हम इस सरकार को चलाएंगे और मजबूती से चलाएंगे, और बड़ी मजबूती से एनडीए की सरकार देश में 5 साल तक चलेगी। ये जो विलाय के भाग टीका टूटने का जो लोग सोच रहे हैं, बेकार सोच रहे हैं। नहीं, इस इंडिया गठबंधन के जनक भी तो आप ही थे। यहाँ तो बोल रहे हैं भाई, एनडीए के भी जनक हम ही रहे और इंडिया के भी हम ही रहे। मतलब कि गठबंधन चलाने का अगर कोई सबसे एक्सपीरियंस आदमी इस देश में है तो नीतीश कुमार जी है। हम 18 बीजेपी के साथ अग्निवीर योजना से क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, समीक्षा की बात जीतन राम मांझी जी ने कहा। कैसी त्यागी जी कह रहे हो सकता है? समीक्षा क्यों नहीं हो सकता है? समीक्षा क्यों होनी चाहिए, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आरक्षण की समीक्षा की बात है ना संविधान में, तो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए। तो कई लोग तो डिमांड करते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। आप कह रहे हो समीक्षा होनी चाहिए। चलिए मैं पूछ लेता हूं आपके सामने, संदीप दुबे जी, अग्निवीर योजना पर कदम पीछे खींचेगी सरकार? आपके सहयोगी कह रहे हैं अग्निवीर योजना। एक तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है। देश की जनता को बधाई कि पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार इस देश में आई है, और आपको भी बधाई कि आपके कठिन प्रश्न हमेशा आपसे एक मार्ग प्रशस्त करते हैं कि बेहतर तरीके से काम करे। सत्ता पक्ष से लोग प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न को और गंभीरता से दुबे जी, आदत मेरी पुरानी है, सवाल सत्ता से पूछता हूं, तो आपसे सवाल बरकरार रहेंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे केसी त्यागी जी संरक्षक रहे हैं और बड़े राजनेता हैं। उन्होंने एक सुझाव के तौर पे ये बातें रखी कि भाई अग्निवीर योजना हो सकता है कि जिस तरह से अग्निवीर योजना आई है और उस योजना को लेके जिस तरह विपक्ष ने भ्रम फैलाया, उस पे एक बार बात हो और तरीके से। अच्छा, ये विपक्ष ने भ्रम फैलाया अग्निवीर योजना को लेकर, देश हित में है। बोले, प्रश्न बोले सर। अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष ने विरोध फैलाया? विपक्ष ने झूठ प्रचार प्रसार जो फैलाया। देखिए, अग्निवीर योजना के ऐसे काफी फायदे हैं देश के। तो कदम पीछे खींचेगी नहीं खींचेगी सरकार? ये डिमांड है आपके, जेडीयू की डिमांड है, कदम पीछे खींचेगी नहीं? का देश में समाज में करते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर कदम पीछे खींचेगी सरकार, यस और नो? नहीं, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। हम अपने सभी साथियों को इस विषय में अगर किसी को भ्रम होगा उसको समझाने का काम करेंगे। मतलब अग्निवीर योजना को लेकर कदम नहीं पीछे खींचेंगे? राजनीति में है, और वो जो देश में अग्निवीर योजना आई है, वो योजना युवाओं को सशक्त करती है, भारत को सशक्त करने का काम। आप ये कह रहे हो किसी कीमत पर कदम पीछे नहीं खींचा जाएगा? नहीं, ये सभी विषय गठबंधन के आपस में, देखिए मीडिया वाले लोग आपस में न लड़ाए, हम सब लोग साथ। नहीं सर, हम लड़ा क्यों रहे हैं? हम क्यों लड़ाएंगे? आपके नेता बयान दे रहे हैं, हम दूर करेंगे। आपके गठबंधन के सहयोगी बयान दे रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर, वो कह रहे हैं कि कदम पीछे खींचिए, इससे नुकसान हुआ। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है। राजीव रंजन जी, जो स्पष्ट शब्दों में सुझाव के तौर पर संदीप दुबे जी कह रहे हैं किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं खींचा जाएगा। ये राष्ट्रहित में उठाया गया कदम था, ये राष्ट्रहित के लिए उठाया है कदम। नहीं, देखिए, समीक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं तो समीक्षा तो होगी। अगर राष्ट्रहित में होगा तो जारी रहेगा, लेकिन समीक्षा तो होगा। नहीं, समीक्षा कैसे होगी? वो तो मना, आपके सामने दुबे जी कह रहे हैं कि भाई समीक्षा की क्या जरूरत है, जब राष्ट्रहित में है तो बात ही खत्म। नहीं, जब देखिए, जब एक एनडीए का गवर्नमेंट है और एनडीए सरकार बनेगी, जो मंत्री बनेंगे अपना बात तो रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने। कौन सी योजना है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, आरक्षण की समीक्षा की मांग जो है भागवत जी ने किया था कि नहीं किया था? जवाब दीजिए दुबे जी। नहीं, राजीव रंजन जी जो विषय कह रहे हैं वो केसी त्यागी जी के बयान को अगर आप सुनेंगे तो एक उनका सुझाव था, और उस सुझाव को सहज स्वीकार करना बड़े तबके में असंतोष था, ये बात कही जा रही है जेडीयू की तरफ से। नहीं है, कोई विभेद नहीं है।
एनडीए में कोई मनभेद नहीं है, कोई विभेद नहीं है, एनडीए पूरा एक है और ये सभी विषय जो भी विषय है सभी विषयों की समीक्षा अगर होगी तो होगी। एनडीए तो अब जिंदा हुआ ना सर? नहीं, एनडीए तो पहले से भी है, आज से थोड़ी एनडीए। अच्छा। दोनों जो सरकारें भी हमने चलाई है एनडीए की ही चलाई है। सच में सर? तो अजीब सी बात है ये जो। तो सर थोड़ा सा ना इस वक्त देश की जनता आपको सुन रही है, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिएगा। एनडीए की 10 सालों में कितनी बैठक हुई? देखिए, बैठक हुई नहीं हुई एनडीए। अच्छा, बैठक के बिना ही एनडीए चल रहा था? एनडीए अच्छा, की कन्वीनर कौन है इसका? हमेशा सत्ता में रहे, 10 सालों में एनडीए। चलिए सर, मैं इस चर्चा को यही खत्म कर दूंगा। एनडीए मंत्रिमंडल में तो मंत्रिमंडल की मैं इस चर्चा को यही खत्म कर दूंगा दुबे जी, सबसे हाथ जोड़ के चर्चा को यही खत्म कर दूंगा। एनडीए का कन्वीनर कौन था 10 साल में, उसका नाम बताइए। शुरू में लास्ट कन्वीनर उसके शरद यादव जी रहे। शरद यादव जी सर लास्ट शरद यादव जी रहे। मैं पूछ रहा हूँ कन्वीनर कौन था, नाम तो बता दीजिए सर। 10 सालों में भैया कन्वीनर की क्या जरूरत, जब नेता एनडीए का नेता ही जब मोदी जी को मान लिया गया तो मोदी जी नेता थे एनडीए। कन्वीनर की जरूरत ही नहीं है सर। आप ये कह रहे हैं 10 सालों में एनडीए चला रहे थे, आप कन्वीनर बन गया क्या? अरे सर, अभी भी एनडीए का कोई कन्वीनर तिलक जी बन गया क्या? तो सर अब तो बनाना पड़ेगा, मिलकर मोदी जी को अपना नेता मान लिए। अब तो बनाना पड़ेगा सर। सर हमने ऑलरेडी मान लिया गया कि हमारे नेता जो है सर, मतलब मान लिया आपने, कन्वीनर की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इस विषय पे विवादास्पद ये कोई विषय नहीं है, हम बैठ के अपने पास अब अगर कोई विषय भी आता है किसी पक्ष का तो उस विषय को बैठ के हम नहीं सर, आप कह रहे थे ना एनडीए था 10 सालों में, तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ 10 सालों में एनडीए में कन्वीनर तो होगा कोई, आप नाम ले लीजिए, मैं मान रहा हूं। एनडीए मैं बता रहा हूँ ना, शरद यादव जी जब हम एनडीए छोड़ के चले गए थे और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो एनडीए ने सर्वसम्मति से माननीय प्रधानमंत्री जी को एनडीए का नेता मान लिया। सर जैसे इंडिया गठबंधन के नेता थे, वो इंडिया गठबंधन के नेता थे, एनडीए के कन्वीनर नहीं थे। हाँ बिल्कुल नेता थे और आज भी नेता ही चुना हुआ है। सर जो बैठक कन्वीनर तो अब बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे सर छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर, वो पार्टी कर लेगी। अच्छा चलिए छोड़ देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए छोड़ देता हूं, आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए उस बात को। लेकिन एक बात राजीव रंजन जी, जो बात संदीप दुबे जी कह रहे हैं और बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो फैसले लेने के बाद कदम पीछे खींचते नहीं है इतनी आसानी से। तो कदम खींचने के लिए हम लोग कह भी नहीं रहे, समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं। अगर राष्ट्रहित में होगा तो जारी रहेगा। अच्छा। और नहीं होगा तो समीक्षा होकर के जो फिर जो फैसला करेंगे। आपकी मांग फिर कहां जायज है? आप कह रहे हो कि जातिगत जनगणना करवाओ, वो नहीं करवाते। जातिगत जनगणना तो हमारी मांग है, स्टैंड अप कराएंगे पूरे देश में। नहीं कहां वो कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना की मांग करता है वो जातियों के आधार पर सियासत करता है, आप जातिगत सियासत कर रहे हैं। नहीं, अमित शाह जी का भाषण निकाल लीजिए छत्तीसगढ़ का। क्या अमित शाह का भाषण है जातीय जनगणना कराएंगे पूरे देश में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में अमित शाह ने जाके कहा है, सुबह नरेंद्र मोदी जी ने कई मंचों से कहा है, हमारी मांग पर का समर्थन बिहार के बीजेपी ने भी किया है। तो जातीय जनगणना तो हमारा मांग रहा है। तो आपको लगता है पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाओगे आप? एनाम होना चाहिए, हमारे नेता का मांग रहा है। हम तो बिहार में संदीप दुबे जी ज्ञानवर्धन करिए, वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना हमारी मांग है, करवा के रहेंगे। देखिए राजीव भाई को और आपको और जो आपके माध्यम से देश की जनता सुने उसको दो विषय मैं कह देता हूं, मुझे बोलने का अवसर दीजिएगा। जो भी विषय एनडीए गठबंधन के घटक दलों द्वारा भी आएंगे, हम लोग मैनिफेस्टो लेके चुनाव में जनता के बीच गए थे। एनडीए इलेक्शन जीत के आया है, सभी पार्टियां चाहेंगे उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से वो काम करें, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो या टीडीपी हो या और भी छोटे छोटे जो रामविलास पासवान जी के बेटे की पार्टी है, तो ये सब लोग चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए है, एनडीए इस तरह से सक्षम है कि हर राज्यों में जो भी राजनीतिक दल काम कर रहे हैं और जनता को जो वादे किए वो पूरा करें। और कोई भी अगर विषय आता है वो विषय को टेलीविजन पे नहीं, हम बैठ के आपस में क्या कहते हैं संदीप जी, ऐसे हमारे पास नेता है, राजनेता है कि कोई विषय बनेगा नहीं, उसकी गंभीरता नहीं बन सकती। संदीप जी मैं आपका कायल हूं, पता क्यों? आप सवाल को बिल्कुल जो है पतली गली से निकल जाते हैं। वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवा के रहे। एक तो दो विषय मैं रखता हूँ, राजीव जी को आप हमारे खिलाफ भड़काइए नहीं। वो जो केसी भाई साहब का सुझाव के तौर पे था, क्योंकि जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में ऐसा लगता है
बहुत से राजनेता को कि अग्निवीर भी एक मुद्दा था जिसकी वजह से वोटर हमसे युवा वर्ग कुछ जातिगत नाराज थे। जनगणना क्योंकि हम करवाने के सही पक्षधर तरीके आप से हैं कि अग्निवीर नहीं? को जनता तक संदीप पहुंचा द्विवेदी, नहीं मैं था, आगे बढ़ूं। जबकि वो युवाओं के जातिगत हित में जनगणना मिलता है। होनी चाहिए कि नहीं, हमेशा। वो कह रहे हैं होगी, आपके सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं जो जातिगत। भी एनडीए गठबंधन के जो भी सुझाव हैं वो मिलकर हम सब फैसला करेंगे, उसमें व्यक्तिगत कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं है। और नीतीश जी बहुत समझदार बड़े राजनेता है और उनको वो सक्षम है और मिलजुल के हम लोग जो तीसरा मुद्दा, सरकार एनडीए की तीसरा बन रही मुद्दा। है सबके साथ है। राजीव रंजन जी, यूसीसी, आपके नेता कह रहे हैं यूसीसी को लेकर स्टैंड क्लियर होना चाहिए, स्टेट होल्डर से बात होनी चाहिए, ऐसे लागू नहीं हो सकता। जब एनडीए जब बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी हम लोगों ने जो स्टैंड रखा है, तो आप देख लीजिए उस समय क्या स्टैंड रहा है हम लोगों का। एनडीए का जो फॉर्मेशन हुआ है, कई मुद्दों पर हम लोगों का मतभेद रहा है। नहीं, यूसीसी को लेकर आपका क्या स्टैंड है? यूसीसी को लेकर नहीं, कई मुद्दों पर मतभेद रहने के, जिन मुद्दों पर मतभेद है उसको किनारे रख करके सरकार चलाई गई थी। राजीव अटल बिहारी जी, वाजपेयी जी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है सरकार चलाने के लिए, यूसीसी को लेकर आपका स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, धर्म के आधार पर जो स्वतंत्रता मिली है संविधान में, हम लोग तो हमारी पार्टी हमारे नेता का स्टैंड हमेशा रहा है कि संविधान सम्मत जो हो सब पर लागू। अच्छा चलिए राजीव जी, बिहार में यूसीसी लागू होने देंगे आप? ये संविधान सम्मत बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल में जो दिया सीए है को लागू होने देंगे बिहार में? सीए तो लागू जब केंद्र सरकार करेगी तो पूरे देश में लागू होगा, तो करना पड़ेगा सबको। हाँ, लेकिन ये तो एनडीए के मुद्दे कौन कौन से होंगे आप समर्थन ये तो करते कल हैं? हमारी पार्टी का कल सुबह बैठक है 9:30 बजे। आप समर्थन करते हैं? समर्थन, हम तो लोकसभा में हमारे नेता ने स्टैंड, हम उस समय बीजेपी के साथ थे, तब हमने विरोध किया है। संदीप जी सुन रहे हैं आप? लोकसभा में बिल आया था तो हम बीजेपी के साथ थे। यूसीसी फिर भी का हमारे भी नेता विरोध, यूसीसी का भी विरोध कर रहे हो? तिलक जी, नहीं, स्पष्ट बीजेपी है, के साथ तो सभी जेडीयू किए के थे। नेताजी लोग का बयान हमने सुना है भी है, वो कोई जेडीयू यूसीसी का भी विरोध नहीं करेगी, न सीए का विरोध करेगी। हाँ। मिल के हम सरकार चलाने वाले हैं और हमने कहा ना कि सबने गठबंधन धर्म का पालन सबको करना है और जिसने हाँ। जो जनता से वादा किया है। ठीक, कांग्रेस मिलके नेता हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा करें। उससे पहले आलोक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि वक्त उनका है सर, गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस वाले फ्रेम में है नहीं, अभी पिक्चर में है नहीं, तो कांग्रेस वाले आए तो फिर मैं उनको चर्चा में शामिल करूं। लेकिन उससे पहले आलोक जी, एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि इस बार गठबंधन की सरकार, लेकिन अग्निवीर पर अग्नि परीक्षा की बात नहीं, और जो मुद्दे मैंने आपके सामने राजीव जी ने रखे और संदीप जी ने उसका जवाब दिया, वो सब कुछ बता रहा है कि यह राह इतनी आसान नहीं है। नहीं, इतनी आसान वाकई नहीं होने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में अपने हिसाब से शासन चलाई है और नरेंद्र मोदी जी पहली बार ऐसा है जहां कोalition गवर्नमेंट चलाएंगे, उनके लिए नया अनुभव है। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो चीजों को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं, जैसे अभी ये बीजेपी और जेडीयू के बीच का निकल के आया कि कुछ अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा एनडीए का। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे, जैसे संदीप भाई कह रहे हैं कि हमने जो देश की जनता से वादा किया है वो पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? यूसीसी तो जेडीयू विरोध कर रही है उसका, किंतु परंतु लेकिन के साथ यूसीसी से तो नहीं लागू हुआ। आर्टिकल 44 तो संविधान सम्मत है ना बी आर अम्बेडकर जी के संविधान में, तो जेडीयू फिर क्यों नहीं कहती कि हम 44 हम लागू करेंगे? क्यों, क्या दिक्कत 44 लागू होने में? गैर संवैधानिक थोड़े ना है ना। भारतीय जनता पार्टी ने 44 उसमें डाला है। सर्वोच्च न्यायालय कितनी बार कह चुका है कि भाई इस देश में कॉमन सिविल कोड लाइए, आर्टिकल 44 लाइए। मुसलमानों के पास सिविल लॉ ज्यादा, हिंदुओं के पास सिविल लॉ कम, ये बराबरी कहाँ है? यार अम्बेडकर जी ने नहीं किया था, ये तो कांग्रेस ने धोखा दे करके। नहीं, कई तो ऐसे सहयोगी दल हैं जो मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हैं। जी बिल्कुल, ये भी संविधान सम्मत नहीं है। बी आर अम्बेडकर जी ने मना किया था और कहा था कि संविधान जो आरक्षण है ये सेकुलर नहीं है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण है। तो जेडीयू तो फंस जाएगी अगर वो संविधान सम्मत बात कह रही है। हाँ। तो जेडीयू के तो दिक्कत आने वाली है। नहीं, जेडीयू कैसे फंसेगी आप बताइए ना। क्योंकि इसलिए फंसेगी क्योंकि ये तो संविधान सम्मत है, नहीं है आरक्षण देना मुसलमानों को। फिर ये जो बातें कही जा रही हैं, ये जो मांग उठाई जा रही है, क्या ये ब्लैकमेल किया जा रहा है? नहीं, दबाव बनाने की रणनीति तो है। अभी बीजेपी ने 10 साल तक किसी की कहां सुनी है?
तो आप उसको सुनने का समय है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा आप नरेंद्र मोदी को दबा पाएंगे, इससे पहले तो फिर मतदान भी चुनाव हो राजीव जाएगा। जी सुना आपने, आलोक जी कह रहे हैं दबाव की राजनीति नहीं कर पाओगे। धर्म का आरक्षण तो जदयू का मांग कभी नहीं रहा। धर्म के आधार पर आरक्षण का जदयू का कभी नहीं मांग रहा है, और बिहार में 75% आरक्षण हम लोग दे चुके हैं जातीय सर्वे करा करके। हमारा मुद्दा उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराएगी। जब हमारी सरकार बनेगी देश में एनडीए की, 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। और धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग कभी जदयू ने कहीं नहीं किया। तो ये तो गलत बोल रहे हैं, कभी जदयू ने नहीं मांग किया है आलोक जी जल्दी से। मैं कह रहा हूं तो फिर बीजेपी की सरकार चल चुकी है, चुनाव की तरफ जाएगा। जेडीयू का जो रवैया है, अगर ये रवैया रखेंगे तो देश मध्य चुनाव की तरफ जाएगा। तो देखिए, कोई भी हमारी पार्टी बिहार में 18 साल में 15 साल लेकर के आपका जो एटीट्यूड अभी दिखाई दे रहा है राजीव जी, ऐसा गठबंधन नहीं चलता। नहीं, एटीट्यूड कुछ पार्टी, हमारी पार्टी अलग है, बीजेपी अलग है, उनका मुद्दा अलग है, हमारा अलग है। तो आपका मुद्दा अलग है, आप कुछ मुद्दे छोड़िए ना, आप अपने सारे मुद्दे बीजेपी से लगवाएंगे। जब आप सत्ता में पूर्ण बहुमत से तब लगाइएगा, एनडीए से क्यों लगवाएंगे आप अपनी सारी बातें? नहीं, सरकार तो एनडीए की बात है, ये तो मुद्दे तो एनडीए तो आपकी भागीदारी 12 सांसदों की है ना। तो नहीं, 12 कम नहीं है ना आलोक जी, बार बार आप 12 शब्द बोल के क्यों? 12 हैसियत तो है ना, 12 की तो अपनी हैसियत है उनकी। सर ये ब्लैकमेल करने की जो रणनीति शुरू हो रही है, बीजेपी ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। ब्लैकमेल नहीं किया किसी को। अभी एनडीए 310 से 315 पहुंचता है 1 महीने के अंदर। आलोक जी अपनी बात कह रहे हैं, आप कह रहे ब्लैकमेलर हैं। बिल्कुल जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये तो अभी जब टीवी में ऐसा बोल रहे हैं, सोचो फिर ये क्या क्या बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? जो मुद्दे हमको समीक्षा के लायक लगेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप एनडीए में कुछ कॉमन मैन प्रोग्राम बनाएंगे, अपना पूरा मुद्दा लागू करवा देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 12 एनडीए के मुद्दे पर चलेगी सरकार, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सारे मुद्दे एनडीए के रहेंगे? जो आप कह रहे हैं यही मुद्दे रहेंगे। हमने तो कोई मुद्दे पर बात नहीं किया, हमने तो समीक्षा की बात की है कि हम मिल बैठ के तय करेंगे। आप जिस तरह से मीडिया में आके दबाव की रणनीति बना रहे हैं, आप तो मैं मान के चलिए कि बीजेपी को अभी मध्यावधि चुनाव होगा, ऐसे नहीं चलेगा एनडीए। नहीं, एनडीए तो एनडीए की तरफ से ही चलेगा, आपके अनुसार तो चलेगा नहीं। तो आपके अनुसार भी नहीं चलेगा, बीजेपी 12 की तरफ से दूसरी कर लेगी। नहीं, एनडीए तो हमारे अनुसार चल चुका है, नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। वो कन्वीनर से बहुत अच्छी से चला। तब उनके 200 के नीचे सीटें थी, अटल बिहारी का समय था, ये नरेंद्र मोदी का समय है। मैं चला पाएंगे आपके भाषा में अहंकार, आपके भाषा में अहंकार है। ये देश के जनता का समय है, लोकतंत्र का समय है। मैं आपको देश के जनता का समय है और लोकतंत्र का समय है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप बात तो बीजेपी के प्रवक्ता के से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रवक्ता अलग बैठे हैं, मिलाइए आप उससे ज्यादा पक्ष ले रहे हैं। नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप मीडिया में बैठ के दबाव बना रहे हैं, इस तरह से आप जैसे लोग ही एनडीए के दुश्मन हैं। अरे हम तो हैं ही दुश्मन, आप तो बहुत बड़े मित्र हैं जो मीडिया में बात कर रहे हैं। अरे हम मित्र हैं इसलिए तो सरकार बनेगी। नहीं, आप मित्र हैं लेकिन मीडिया में आप जो बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? हम मित्र हैं इसलिए तो सरकार बनाएंगे। नहीं, आप मित्र हैं, सरकार बनाएंगे चक्कू लगा के, आप पेट में चक्कू लगा रहे हैं। अरे आपके पास एमपी है जी, आपके पास एमपी है जो आप सरकार बना दीजिएगा। नहीं, हम बता दो, आपको लगता है कि आपके मुद्दे नहीं होंगे तो पहले तय कर लीजिए एनडीए में। नीतीश कुमार और नायडू जी अपने अपने राज्य के मुद्दे रखेंगे ही रखेंगे। नहीं, आप जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं मीडिया में बैठ के भारतीय जनता पार्टी को, वो मुझे लगता है कि आपको बोलने की बड़ा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से आपकी जो आप बताने में सक्षम नहीं है, वो सक्षम व्यक्ति नहीं है। अरे आप सक्षम व्यक्ति नहीं है भाई, हम ज्ञान नहीं है भाई, आपको कोई ज्ञान नहीं है।
हूँ सरकार का। इस तरह से आपको आप कोई ज्ञान करेंगे तो नहीं है? कैसे हो जाएगा? अरे आपको कोई ज्ञान है इस गठबंधन सरकार चलाने का? अरे भैया अगर हमने तो बाकी ज्ञान है तभी तो चैनल बुलाया है मुझे बोलने के लिए। मैं कोई किसी पार्टी का विरोध बुलाया नहीं है हूँ। बोलने के लिए, अपनी क्षमता तो से अपनी आया हूँ। बात रखिएगा ना। अरे अपनी बात रखिए, जो ज्ञान है। आप ज्ञान कुछ नहीं है, आप बोल कुछ रहे हैं। आलोक जी एक मिनट। अरे आलोक भैया जी, एनडीए सरकार हम चला रहे हैं राजीव 25 जी साल से। एक मिनट। कांग्रेस के नेता जोड़ने में थोड़ा असमर्थ हैं इस वक्त, लेकिन आशीष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आशीष जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। हाँ अब आ गई आपकी आवाज, फ्रेम भी आ गया आपका। पहला सवाल आपसे ही लेना चाह रहा था, लेकिन आज आपके थोड़ा तकनीकी दिक्कत आ रही है। ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं, अभी भी उम्मीद है कि नीतीश जी वापिस आ सकते हैं? देखिए तिलक भाई, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी राजनीति में बहुत उथल पुथल होने की संभावना है। और काफी समय से आपने देखा होगा कि आलोक भाई हमारे जो है राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, ये आज से नहीं लगभग पिछले 4-5 महीनों से हम लोग एक दूसरे के साथ डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं और बैठ रहे हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर एक विपक्ष की कमियां क्या होती हैं, विपक्ष की कमियों को उजागर करने के लिए और चार्ज करने के लिए उन्होंने भरपूर कोसने की हमें कोशिश की थी, लेकिन हमने मेहनत किया, उसमें सुधार लाया। लेकिन आज देखने में बड़ा आलोक भाई कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। आलोक भाई जो सत्यता उनको नजर आ रही है वो ये देख रहे हैं। आलोक भाई एक राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरकार को और विपक्ष को बराबर की हैसियत से आईना दिखाने का काम करें। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि जो कि काफी समय से आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, न किसी नेता के मुंह से सुना भारतीय जनता पार्टी के कि ये एनडीए की सरकार है। मैंने तो हमेशा एक ही सुना, मोदी की सरकार, एक मैं अकेला सब पर भारी, यही सब चल रहा था। यहाँ तक भाजपा की भी सरकार नहीं कही जाती थी। और अहंकार तो इतना बढ़ गया था कि जगत प्रकाश नड्डा जी को, जो आधारशिला रखने वाली इनकी आरएसएस एक संगठन है, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि हमें अब इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। ये अहंकार था और हम अपने भाषणों में यही कहते आ रहे थे। उम्मीद है नीतीश जी, मेरा सवाल ये था कि वो वापस मैं उस पर बता रहा हूं। देखिए नीतीश बाबू, आज उनकी जो एक सफलता कही जाती है, आप कहीं न कहीं देखें तो तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी ने मिलके आज देश के जो युवा हैं उनकी आशा आकांक्षा क्या है उसको पूरा करने का काम किया था। राजीव रंजन भाई जो बातें कह रहे हैं, मैं कहीं से मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसमें सहमत नहीं हूं। इसमें उनकी अपरिपक्वता दिखती है, क्योंकि अगर स्टैंड पे जाया जाए भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के और उसमें तालमेल नहीं बैठ सकता। नहीं, वो राजीव जी कह तो रहे हैं हम बैठ के बातचीत करेंगे। देखिए उसी के लिए मैंने कहा ये अपरिपक्वता वाली बात है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर आप उछले स्तर पर देखेंगे इनके बड़े शीर्ष नेताओं में तो बहुत सारी बातें अभी उठ के आनी है, क्योंकि अगर आपको लगता है अग्निवीर, यूसीसी, हाँ उसी पे वही टॉपिक पे मेरा था। अग्निवीर और यूसीसी के मुद्दे पे बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, एकदम सर पे आके खड़ा हो चुका है। आप देखेंगे तेजस्वी यादव जी उन्हीं मुद्दे को लेके, कांग्रेस पार्टी उसी मुद्दे को लेके बिहार में जाएगी। और मैं पूरी उम्मीद के साथ में कहता हूं देश के सबसे ज्यादा जो बहुमूल्य और बहुयोग संख्या में अगर युवा हैं तो उसको छलने का और उसके जीवन के साथ में खिलवाड़ करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी नहीं करेंगे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि वो लौट कर वापिस आ सकते हैं? वो हमारे सम्मानित है, उनके लिए हमेशा घर के दरवाजे खुले हैं। राजीव जी जैसे ये डोरे डाल रहे हैं आपके ऊपर बैठ के, आ रहा हूं फिर इसके बाद संदीप जी आपके पास। राजीव जी डोरे डाल रहे हैं आप पर, कह रहे हैं कि आ जाओ ये वापस। सुनिए चावला जी मेरा एक्चुअली नेटवर्क का कनेक्शन बहुत वीक है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो जब तक है तब तक मैं अपनी बातें कह दूं। तो जो मेरा कहने का अर्थ ये था कि नीतीश कुमार जी युवाओं के साथ में इस तरह का छलावा करने का कभी काम नहीं करेंगे और हम उनका आदर आपके पास नंबर है? हाँ नंबर है आपके पास, क्यों आएंगे आपके पास वो? हमारे पास जी, हमारे पास आदरणीय नीतीश कुमार जी को देने के लिए
हाँ। बहुत कुछ है, जैसे कि बहुत। अभी इसमें जैसे मैं आपको क्या बताऊं, नहीं हम बता लोगों दो, ने कोई अपने- दिक्कत नहीं है, कान में बता दो मेरे। हमारी तरफ से जो ऑफर हुआ था, आप जानते भी हैं कि हमने अपनी तरफ से उनको कहा है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे आखिरी के वक्तव्य को रखिए, हम अहंकारी लोग नहीं हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास आज भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे खुले हैं। राजीव जी, हम वो कभी दरवाजे खुले हैं कह रहे हैं, अमित शाह जैसे नहीं है कि सुनिए क्या बोल रहे हैं आपके सामने, फिर संदीप जी आ रहे हैं आपके पास, वो ये कह रहे हैं आपके लिए दरवाजे खुले हमेशा। कल तक तो इनके नेता राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार में कह रहे थे कि चाचा के गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, अभी दरवाजे खोले हुए हैं। ये नीतीश कुमार है, बिहार नीतीश कुमार का है, और नीतीश कुमार वो पारस पत्थर है जिसके साथ रहेगा वो सोना, और जिससे हट गया वो मट्टी, समझ लीजिए। लेकिन राजीव जी, यही तो बीजेपी कह रही थी कि ये नीतीश को कभी एनडी में शामिल नहीं करेंगे। वो तो कार, लेकिन एनडीए मेरा नेचुरल एलाई है। हम सबसे अधिक दिनों तक अगर किसी अलायंस में रहे हैं, हाँ। तो एनडीए अलायंस में रहे। नहीं तो ऐसे तो आपकी भी क्या गारंटी सर, कभी यहाँ कभी वहां, तो आपकी इस बार क्या गारंटी? नहीं कह रहे, फुल गारंटी है एनडीए के साथ रहेंगे सर अब आपकी गारंटी कैसे मान लें? नहीं, 200% गारंटी है। आपने हमारे जिस नेता ने, इंडिया गठबंधन को जन्म दिया, आप उसके नहीं रहे, तो फिर इनके क्या रहोगे? अरे भाई, नूर लक्षण इन लोग का ठीक नहीं था। हम लोग बनाए इंडिया गठबंधन, देश बचाने के लिए बनाए थे, देश के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए बचाए थे। तो यूसीसी आपका मुद्दा है कि नहीं, संदीप दुबे जी? परिवारवादी लोग, ये राहुल गांधी का परिवार, तेजस्वी का परिवार, अखिलेश का परिवार, सब परिवारवादी लोग जब लूटने खसोटने की बात करने लगे, हम लोग वापस एनडीए में चले गए। ये लूटने वाले लोग। अरे संदीप दुबे जी, जो बात आलोक जी कह रहे थे, आलोक जी जो बात कह रहे थे कि भाई ये अटल बिहारी वाजपेयी का एनडीए अलग था, ये मोदी का एनडीए अलग है, कह रहे हैं ब्लैकमेल की राजनीति नहीं हो पाएगी जो पहले हुआ करती थी। तिलक जी, मैं आपको साधुवाद दूंगा कि राजीव जी ने अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा, और जेडीयू ने अपना जिस तरह से पक्ष रखा है वो स्पष्ट है कि जेडीयू को कोई अलग हमसे नहीं कर सकता। हम शरीर है तो हमारी आत्मा है, हम आत्मा है तो हमारी शरीर है। अच्छा। नीतीश जी की जो सबसे अच्छी विशेषता है, वो विशेषता ये है कि नीतीश जी को जो समझता है वही नीतीश जी को भी नहीं समझता है। नीतीश जी हमेशा आज बिहार के लिए अवसर है, और वो अवसर को कभी नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं और न छोड़ सकते हैं। नीतीश जी में जो सबसे बेहतर काबिलियत है वो ये है कि बिहार के संरक्षक के तौर पे भी नीतीश जी हैं। पूरा बिहार कहीं विश्वास करे न करे, नीतीश जी पे पूरे बिहार को विश्वास है, और उसी विश्वास का प्रतिफल है कि वहां जो जंगल राज था उसको खत्म किया, अपने हाथ में बिहार को रखा और हमेशा बिहार को गति दी। अब स्पष्ट बात यह है, दो विषय की मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सबने जो मैनिफेस्टो में अपने वादे करके जनता के साथ वादे करके आई है, पहला सबका है कि वो वचन पत्र जो है, जनता से दिया वो वचन 100% पूरा किया जाए। और हमारी कोशिश है, हम जनता से जो भी वादे करके आए हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, 5 साल वो मोदी जी की गारंटी को हम पूरा करेंगे। आपने कहा ये मोदी जी की गारंटी है, वादा पूरा करेंगे, सरकार चलाएंगे, बिल्कुल करेंगे, पक्का सर। 5000% हम मोदी जी की गारंटी पूरा करने जा रहे हैं, और देश को आलोक जी, आ रहा हूं, एक मिनट। बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम सब भारत के मिलकर उनके साथ हैं, उसको पूरा करेंगे। आपने 2014 में बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का ऐलान किया था, 2014 में चुनावी वादे में था, अपना वादा पूरा करेंगे? अब हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिहार को जो हम दे सकते हैं, तो 10 साल में आपने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया बिहार को? हम कर सकते हैं, करेंगे। और एक और चीज तिलक जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा 10 सालों में क्यों नहीं दिया आपने फिर? सर सुनो तो मेरी बात तिलक जी, ये सरकार, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गरीबों को समर्पित सरकार है, भारत से गरीबी दूर करेंगे, और जितने भी देश भर में जो पिछड़े स्टेट हैं उनको सशक्त करेंगे, मुख्य धारा में ले आएंगे, और मजबूत सरकार। संदीप जी, नारों में सही लगता है, मैंने आपसे पूछा इन 10 सालों में आपने विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया? जो बीत गई सो बात गई, हम देने जा रहे हैं। अच्छा, बीत गई जो बात गई है, अभी जो भी विषय जो, तो फिर आपने तो मोदी की गारंटी का जिक्र किया था, आपने तो 2014 में यही गारंटी दी थी कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। देखिए, हम अभी भी उस गारंटी पे कायम है, क्योंकि देखिए तिलक जी, ये साल तो सरकार 3 साल ही चलाने का अवसर मिला।
2 साल तो जैसे ही सरकार बनी आलोक जी, 2 साल हम पैंडेमिक में रहे हैं, पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो गई, पूरे विश्व के देश संघर्ष करने संदीप लगे, जी, पूरे देश आप आज कह रहे हो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पूरे विश्व तो का क्या आंध्र प्रदेश को भी खड़ा हुआ है। संदीप जी, आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा देंगे? देखिए, मैंने फिर कहा ना कि ये सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। तिलक चावला जी, जहां भी देश में गरीबी होगी उसको मुख्य धारा में ले आएंगे, और औद्योगिकरण जो हो रहा है वो ये तो सियासी समझौते कर रहे हैं सर, सारी देश से दूर करनी है, ताकि अगली बार आप तो सियासी समझौते कर रहे हैं संदीप जी। 455 जीत के आए। संदीप जी, आप तो सियासी समझौते कर रहे हैं। हमारा कोई सियासी समझौता नहीं है। ये आंध्र प्रदेश को आज आप कह रहे हो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार को कह रहे हो विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। 5 सालों में हमारी सरकार को समर्थन दिया था, उनके सांसद हमारे साथ थे। आशीष मिश्रा जी, जवाब दीजिए। आलोक जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। आशीष जी, ये लोग वही लोग हैं 50 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, सवाल आप कहा हो ये देखो ना, 100 करोड़ दे रहे थे। और आपके मैं चावला जी आपसे बात करते हुए मैं खुशखबरी दे देना चाहता हूं आपको। इंडिया का अपना कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 99 से 100 हो चुका है, क्योंकि विशाल पाटिल जो सांगली से जीते थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से मिलके वो आगे जो अभी तक दहाई का आंकड़ा कर रहे थे, उनको कह दीजिए कि अब वो सैकड़ा का आंकड़ा गिनना शुरू कर दें। अभी बहुत कुछ होने को बाकी है और इनसे सरकार नहीं चलने वाली है। और क्योंकि जिस प्रकार से घमंड और तानाशाह की 100 सीटें लाके भी खुश हो रहे हो आप? नहीं, सुनिए ना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हमारे पास अब वो देश नहीं रहा, ये देश का मूड बदल गया। कांग्रेस पता नहीं 2014, 2010, 2005 के मुंगेरी लाल के सपने में देश बदल चुका है। युवा अपने देश के बारे में सोचता है। आज ये जो मैंडेट है बदल चुका है, एनडीए को सरकार का मैंडेट मिला हुआ है। आज देखो कटोरे लेके और दूसरे देश को जिस तरह से चकमा दिया, झूठ बोला, नई पीढ़ी को बहकाया, अग्नि योजना को झूठा बनाया, आपने प्रधानमंत्री के हर कार्य में अड़ंगे डाले, आपने दिन में 4 चोरी की और चोरी भी किया। अब विपक्ष जो है में भी कटौती होने लग गई, इस वजह से 4 कपड़े की जगह पे सवेरे से लेकर बहुत अच्छी बात हमारे राजीव भाई ने कहा कि विपक्ष के पास परिवार को संभालने के अलावा देश में कुछ नहीं बचा। और अब मेरे से पूछिए तो आलोक भाई, मैं आज बताऊं, ये सबसे देश में जो जनता ने मैंडेट दिया परिवारों को खड़ा करने और बचाने का भी मैंडेट है कि विपक्ष परिवार में बट गया, हर जगह परिवारें खड़ी हो गई, परिवार के लोग 4-4, 5-5 जीते हैं। अच्छा, कांग्रेस के लोग उन परिवारों के संरक्षक बन गए, उन परिवारों में जो भ्रष्टाचार है उसका संरक्षक बन गए। और आज डर किस बात का है? राजीव भाई सही बोल गए। आज डर ये है कि जितने चोर, उचक्के, भ्रष्टाचार, बेईमानी है करने वाले लोग हैं, ये 5 साल उनके भी खिलाफ सम्राट चौधरी जी ने, भारत के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए क्या संकल्प लिया? सम्राट चौधरी जी, नीतीश जी की बात छोड़ के आप राहुल जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी की बात करिए। गाली देना, झूठा कहना, फरेबी कहना, ऑटो पे पोस्टर लगा के पूरे दिल्ली में शीला जी को बदनाम करना, आदत हो चुकी क्या है। नहीं बोला सोनिया के लिए उन्होंने, क्या नहीं बोला राहुल जी के लिए? एक मिनट आशीष जी, आलोक जी, एक मिनट आलोक जी के पास जा रहा हूं। संदीप जी, 1 मिनट। आलोक जी, जो बातें सामने आ रही हैं कि भाई अभी सरकार पूरी तरह से शक्ल ली नहीं एनडीए ने कि भाई हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें वो मंत्रालय चाहिए, स्पीकर हमारा होना चाहिए, तो इन शर्तों के साथ इतना आसान हो पाएगा सरकार के लिए? और खास तौर पर सबसे अहम ये हो जाता है, अभी खबरों में कितना दम है ये मालूम नहीं, गृह मंत्रालय तक की मांग की जा रही है सहयोगियों की तरफ से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें कठिन है। देखे तो सिर मुआते ओले पड़े। चुनाव के बाद पहला काम है कि वो इसकी हायर डिमांड है। अब गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने दी, मुख्यमंत्री पीएम तुम बन जाओ, बाकी सब हमें मलाई दे दो। तो 240 सीट लाने वाले व्यक्तियों केवल आप प्राइम मिनिस्टर पद देना चाहते हैं, बाकी सारा जो है विभाग आपके पास ही है। तो ये मांगे अगर आ रही हैं तो ये नाजायज है, और नाजायज मांगों के साथ आप अगर फ्रेमवर्क करेंगे तो वो स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएगी सरकार। मैं बार बार कह रहा हूं कि फिर जो जेडीयू और टीडीपी को भी तय करना होगा कि 1-1.5 साल बाद क्या मध्यावधि चुनाव। मैं तो जिस तरह से जेडीयू और की बात सुन रहा हूं, मैं तो मध्यावधि चुनाव की तरफ देख रहा हूं देश को। जितना मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जानता हूं,
वो इस तरह की बार्गेनिंग में बहुत लंबे समय तक सरकार नहीं चलेगी, मध्यकालीन चुनाव की तरफ देश जाएगा। और ये बात आप देख लीजिएगा, जिस तरह से ये डिमांड कर रहे हैं, देश मध्यकालीन चुनाव, और क्या देश में मध्यकालीन चुनाव देखे नहीं है क्या? तो राजीव जी, नाजायज मांग है आपकी। आलोक जी कह रहे हैं अपनी जायज मांगों को मनवाइए, लेकिन ये नाजायज मांग है जो आप लोग कर रहे हैं, और इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं कि हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें वो मंत्रालय चाहिए। राजीव जी का ऑडियो प्लीज। आलोक जी ने एनडीए के पार्ट हैं, ना आलोक जी को कोई इस तरह का अनुभव है कि कैसे कोalition गवर्नमेंट चलता है। नीतीश कुमार जी पिछले 18 साल से कोalition गवर्नमेंट चला रहे हैं, और हमारे नेता ने आज तक कोई अशोभनीय अपनी भाषा तक नहीं बोली है। किसी चुनाव में आपने देखा नहीं होगा, और हम लोग कोई डिमांड तो कर ही नहीं रहे हैं। कभी कोई हमारे नेता ने कहा कि हमको कोई विभाग चाहिए? आलोक जी का ऑडियो। कभी किसी हमारे नेता ने कहा बोले थे कि पूरा बिहार की महिलाएं, भारत की महिलाएं शर्मिंदा हो गई थी? क्या बात करते हैं सर आप? आपको पता होना चाहिए आलोक जी, इस देश में नीतीश कुमार एक नेता है जिसने सदन में खड़े होकर माफी मांगा कि मैंने जो बोला है उससे मैं शर्मिंदा हूँ। माफी मांगने से आवाज कम नहीं हो जाता सर? वो वाली बात खत्म करिए ना आलोक जी, अब कहाँ को या वो बातें उखाड़ रहे हैं आप? नहीं, ऐसा हाथ है किसी को देश में? आलोक जी बोल रहे हैं बार बार, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि कोई ऐसा हमारे पार्टी ने मांग रखा है क्या? राजनीतिक विश्लेषक बने तो थोड़ा ज्ञान भी रखिए। ऐसी डिग्री तो कहीं बढ़ता नहीं विश्लेषक वाला, अपना मन आगे जोड़ लेते हैं विश्लेषक का। विश्लेषक है, आप गिन लीजिए, कोई डिग्री मिला है आपका? अगर बताइए कौन बुला रहा है? हम बुला रहे हैं? टीवी में तो मैं इतिहास है ब्लैकमेलिंग का। अरे नीतीश कुमार को इतिहास है ब्लैकमेलिंग का। जन ना हो तो भी मैं बात करता हूँ, आप मुझ पर मेरे मत उठाइए। राजीव राय जी चाहेंगे आप? ये आप अभी सरकार बनी नहीं और आपने दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये मीडिया में आप ये बात कह रहे हैं सरकार से कल इसी प्रकार आप सरकार बनी नहीं और आपने दबाव बनाना शुरू कर दिया, और आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद कहते हैं। अच्छा एक बात फिर मैं मिश्रा जी के पास जा रहा हूं, एक बात मुझे बताइएगा राजीव जी, अगर इन्होंने आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या करें? हमारी ऐसी कोई मांग ही नहीं है। पलट जाए हमारी मांग है, बताइए। अग्निवीर पर क्या कह रहे हैं? अरे हमारी तो कोई मांग ही नहीं है। अग्निवीर पर जो देश के विकास से जुड़े मुद्दे हैं, जो बिहार से जुड़े मुद्दे, वही हमारे मुद्दे हैं। आशीष जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं? आशीष जी जल्दी से, फिर ये बड़े दिलचस्प आंकड़े, इस पर मैं चर्चा करूंगा, प्लीज जल्दी से, फिर द्विवेदी के पास जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा चावला साहब, इसी प्रकार से कल एक चैनल पे मैंने देखा कि बड़ी ही बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला वो एक महिला के साथ अभद्रता कर निकल गए। देखिए अब ये पीछे सवाल जो है ना आपसे पूछे जाएंगे, आलोक जी का उनका दायित्व है वो सवाल पूछे, आपको जवाब देना होगा। हमसे अगर कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? हमारा कहना है अग्निवीर योजना को लाकर जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को तबाह करने का काम किया गया और जिस प्रकार से इन लोगों को छलने का काम किया गया, उनकी उम्र सीमा पे भी छूट देते हुए उनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है ना, अपना बेनिफिट घर में रखिए। आपको सरकार बनाने का मौका मिला है। देखिए हमारे पास सरकार बनाने का मौका भी है और सरकार बनेगी भी, आप निश्चिंत रहिए। सरकार और राजीव रंजन साहब, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जिस प्रकार की अभद्रता नीतीश कुमार जी के साथ में किया था, आप उसे किस तरह से देखते हैं? अमित शाह जी ने बिहार में जाकर किस प्रकार से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को गाली दिया था कि नहीं दिया था? राहुल जी ने कभी नहीं दिया। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को गाली दिया था कि नहीं दिया? किसी भी नेता को कभी गाली नहीं दिया है। इतनी तानाशाही करने के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने संसद भवन में गले लगाने का काम किया है। राहुल जी कभी फालतूगिरी नहीं करते, इतना याद रखिएगा। क्या बात कर रहे हैं? दुनिया ने देखा विधानसभा चुनाव में राजीव रंजन साहब नहीं बोलूंगा,
आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में आए हैं, इतनी मर्यादा रखिए कि कल घर लौटने पे आपको पार्टी बाहर का रास्ता न दिखाए, इतना रखिए। ये काम हमारे पार्टी पर छोड़ दीजिए। सब आपका पार्टी छोड़ छोड़ के भाग गया, हमको कह रहे हैं आप। ये जख्मों को मत कुरे दिए, ये जख्मों को मत कुरे दिए राजीव। नहीं, हमारे यहाँ पे जो गए थे ना, गए थे, क्या हुआ? संदीप दुबे जी रहेंगे अब। संदीप दुबे जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, मेरी सुई वहीं पर ही आकर अटक गई जो पहले सवाल पर थी। ये अग्निवीर योजना जिसका जिक्र किया जा रहा है, और ये अग्निवीर योजना का जिक्र बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, और चुनावी मंचों पर तो हुआ सबसे ज्यादा। अग्निवीर योजना का असर इस बार पड़ा कि नहीं? संदीप दुबे जी का ऑडियो प्लीज। संदीप दुबे जी, अग्निवीर योजना का असर पड़ा कि नहीं? सर वो म्यूट जी। तिलक जी, जो विषय आया है आज, बड़े संरक्षक के तौर पे हमेशा रहते हैं केसी त्यागी जी। उन्होंने अगर कोई विषय रखा कि कोई समीक्षा होनी चाहिए, तो उस पर भी जब एनडीए की घटक दल बैठे, अग्निवीर योजना का नुकसान हुआ कि नहीं सर? उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर योजना का नुकसान हुआ। एनडीए को नुकसान नहीं हुआ, एनडीए पूरे देश में लड़ी है। उत्तर प्रदेश, आपने कहा बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं? हाँ बिल्कुल, रखिए ना जी, प्लीज। मैं आंकड़े रखता हूं आपके सामने, और वो आंकड़े आपको बताएंगे जहां जहां जिस जिस राज्यों में माना जाता है कि आर्मी से, फौज से लोग आते हैं। शुरुआत करता हूं मैं हरियाणा से। अग्निपथ योजना, हरियाणा का आंकड़ा देखिए। 2019 में 10 सीटें मिली थी आपको, वोट शेयर था आपका 58%, और 2024 में मिली महज 5 सीटें, और आपका वोट प्रतिशत गिर गया और पहुंच गया 46% के आसपास। हिमाचल 4 सीटें आपको मिली थी 2019 में, और 2024 में भी 4 सीटें ही मिली, लेकिन वोट फीसदी देखिए, जहां 70% आपको एक तरफा वोट पड़े थे, वहां आपका वोट फीसदी 56% तक पहुंच गया। उत्तराखंड में भी आपको 2019 के मुकाबले 2024 में 5 सीटें मिली, लेकिन वोट फीसदी देखिए, आपका वोट फीसदी गिर गया नीचे आकर 57% तक। ये वो राज्य है जहां पर माना जाता है कि ये फौजी बहुल इलाके हैं। और खास तौर पर अगर यूपी का जिक्र करें तो सर देख लीजिए, 2024 में महज 33 सीटों पर आप सिमट गए, और वोट फीसदी हो गया 41% के आसपास। अब स्क्रीन पर दुबे जी, कई और राज्य हैं। आप कह रहे थे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये आंकड़े तो बता रहे हैं कि अग्निवीर का नुकसान हुआ है। नहीं, इसको अग्निवीर से देखने की जरूरत नहीं। इसको अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो पार्टी इन सभी विषयों पे समीक्षा करेगी। इसके आप कह रहे हो अभी भी अग्निवीर का नुकसान नहीं हुआ? नहीं, इसके 3 मुख्य कारण है, मैं आपको बताऊं। पहला ये कि वोट प्रतिशत इस बार कम हुआ हर जगह, 5%, 7%, 8%। और ये जो हमारा 400 का नारा भी था, लोगों ने सोचा कि हम जीत रहे हैं। बहुत से लोग जो हमारे कार्यकर्ता थे वो कनेक्ट प्रॉपर नहीं। अच्छा, पन्ना प्रमुख नहीं बनाया था आपने? नहीं बनाया था, मैं समझ रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो मैं व्यक्तिगत, ये मेरे अपने सुझाव हैं। आपने कहा कि हमारे वोटर बाहर नहीं निकले। एक मिनट दुबे जी, अभी 1 मिनट। अग्निवीर योजना का कोई नुकसान नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमें नुकसान अग्निवीर योजना और किसानों का भी केंद्र सरकार ने अपनी जितनी योजनाएं ले आए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप उड़ीसा देखिए, चलिए उड़ीसा में हमारी विधानसभा भी हम जीत के आए, लोकसभा जीत के आए, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। दुबे जी, आप हैदराबाद, वहां पे आंध्रा में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। सर, यूपी का आप जिक्र कर रहे थे, 80 स्टेट में कीर्तिमान। अब एक सवाल तो ले लीजिए। कहीं स्थिति रही है सर, जहाँ पे भावनात्मक रूप से हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। कितने साल के लिए चुना जाता है? देखिए मेरी बात सुनिए, अग्निवीर योजना का जो कितने साल के लिए सर? कौन कर, सुनिए तो 4 साल, सुनिए 4 साल। आपकी सरकार कितने साल चुनी जाती है? आपकी सरकार कितने साल के लिए बनती है? अग्निवीर योजना मैं बता देता हूँ। जो सेना को नहीं जानते हैं, भर्तियों को नहीं जानते, वही अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। सुन रहे हैं लगता कि 25 राजीव जी, आप लोग सेना को नहीं समझते, इसलिए विरोध कर रहे हो। आप के लोगों ने जो आप अग्निवीर योजना का विरोध इसलिए कर रहे हो राजीव रंजन जी। अगर देश में सेना को समझ रहे होते तो अग्निवीर जैसी योजना देश के लिए सर, मैंने आपसे पूछा, आपकी सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, आप अग्निवीर को कह रहे हो कि 4 साल, और 4 साल के बाद रिटायर हो जाओ, और आप कह रहे हो इसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कर रहा है तिलक जी, रिटायर नहीं कर रहे हैं, 25% लोगों को तो रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, तो ये बात नीतीश कुमार की पार्टी को समझाइए ना सर। देश में नौकरियां हैं, ट्रेनिंग की के बदौलत
आप ट्रेंड जब हो जाते हो तो आपके लिए अवसर की कमी नहीं होती है हाँ। देश में। देखिए अभी सेना के अंदर, सेना के ऊपर मैं विवादास्पद कोई बात नहीं करता, सेना के अंदर आप चले जाइए, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के 5, 10, 20 सेना के जवान काम करते हैं, कई ग्रेड में काम करते हैं। तो ये अग्निवीर योजनाएं बहुत तरीके से प्रायोजित थी, रोजगार के अवसर इसमें सृजन हो रहे हैं और जो सेना है वो सशक्त हो रही है। और एक और बात मैं आज बता दूं, यदि कोई सुभाष शहीद हो चंद्र जाता है बोस बाबू का सपना था कि भारत का हर नागरिक शहीद हो जाता है एक तो- सिपाही के तरह हो, सिपाही बने, और ये दुबे जी, अग्निवीर योजना सुभाष चंद्र बोस बाबू के दुबे जी, सपने को इस देश वो में पूछ रहे हैं साकार कर 2-2 रही। शहीद कैसे कांग्रेस फिर? के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस बाबू एक के को सपने शहीद का दर्जा और बंद एक किया को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। मिलता है ना सर। आप जब 4 साल बाद ट्रेंड हो जाएंगे, बेहतर सिपाही हो जाएंगे, 25% जो ठीक सर, अब हमने ठीक। रखा उनको परमानेंट अभी कुल मिलाकर ये है कि मसला आ गया डिमांड पर। ट्रेनिंग में आज तक बताइए कहाँ की ट्रेनिंग में जिसको ट्रेनिंग कर मसला रहे हो, आ गया ट्रेनिंग डिमांड पर। दे रहे हो, दुबे जी, ट्रेनिंग में आप आपको कह रहे हो सभी कदम योजना- पीछे खींचेंगे नहीं, राजीव जी कह रहे हैं हम रुकेंगे नहीं, आशीष जी कह रहे हैं द्वार खुले हैं, आलोक जी कह रहे हैं ऐसे चल नहीं पाएगा। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आपको सेना फिलहाल की जरूरत हो, कहाँ से बच्चे ले आएंगे? जब फिलहाल बच्चे दुबे जी हर ये गाँव में बहुत होंगे, बहुत हमारा भारतीय बहुत अनुशासन गंभीर में विषय होगा, है, इस पर चर्चा कौन होनी सी चाहिए। दूसरी आप सरकार हमारे भारत आप से यकीन मुकाबला कर मानिए सकती है। इन मुद्दों पर चर्चा होगी। आप मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच। मुझे जरूरी है कि इन सभी मुद्दों पे चर्चा हो। भारत बेहतर भारत है, ठीक। इसकी परिकल्पना के साथ हम ठीक। भारत को और बेहतर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बनने जा रहा है। थैंक यू सो मच आलोक जी, आपका शुक्रिया। आशीष जी शुक्रिया, राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद और संदीप दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।